भारत एक ऐसी जमीन जहां हजारों साल पुरानी कहानियां वो आज भी जैसे सांस लेती हैं। देवी देवता, शानदार मंदिर, प्राचीन राजा महाराजा, ये सब तो हैं ही। ये हमारी जानी पहचानी तस्वीर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसी रोशनी के पीछे कुछ गहरे, कुछ अनदेखे साए भी मौजूद हैं। आज हम उन्हीं जगहों की पड़ताल कर रहे हैं, मतलब जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां जिंदा और मुर्दा दुनियाओं के बीच का फासला बहुत कम हो जाता है। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन जगहों से जुड़ी किंवदंतियों, वहाँ की स्थानीय मान्यताओं और कुछ थोड़े परेशान करने वाले अनुभवों का जिक्र करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ डर फैलाना या कोई भूतिया कहानी सुनाना भर नहीं है। हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कथाएं आखिर बनती कैसे हैं, क्यों कुछ खास जगह ही ऐसी कहानियों का, आप समझ लीजिए, केंद्र बन जाती हैं, और इनमें इतिहास, वहाँ की संस्कृति और हाँ, इंसानी मन का कितना हाथ है, कुछ बताती हैं। यकीनन। तो चलिए भारत के कुछ सबसे रहस्यमयी या कहें कि कथित तौर पर रहस्यमयी कोनों की इस यात्रा पर निकलते हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान के भानगढ़ किले से। भानगढ़ नाम सुनते ही एक अजीब सा एक सिहरन होती है। हाँ, इसे अक्सर भारत की सबसे भूतिया जगह कहते हैं, एक तरह का निषिद्ध साम्राज्य। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक खंडर किला नहीं है, ये पूरी की पूरी एक उजड़ी हुई रियासत है जिसके वीरान होने के पीछे एक श्राप की कहानी जुड़ी है। हाँ, कहानी तो बहुत मशहूर है। कहते हैं कि 17वीं सदी में भानगढ़ एक फलता फूलता राज्य था। बहुत खूबसूरत राजकुमारी थी रत्नावती जी, और एक तांत्रिक था सिंगिया। वो राजकुमारी पर मोहित हो गया था और उसने मतलब राजकुमारी को वश में करने के लिए काले जादू का सहारा लेने की सोची। एक इत्र पर कुछ मंत्र फूंका, लेकिन कहते हैं राजकुमारी को उसकी चाल पता चल गई। उन्होंने वो शीशी एक चट्टान पर दे मारी, और यहीं कहानी का वो मोड़ आता है। लोक कथा के अनुसार वो चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक की तरफ आई और उसे कुचल दिया। बाप रे। हाँ, और मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया, भानगढ़ तबाह हो जाएगा, यहाँ कोई दोबारा जन्म नहीं ले पाएगा और मरने वालों की आत्माएं हमेशा यहीं भटकेंगी। और कहते हैं इसके कुछ ही समय बाद एक युद्ध हुआ और भानगढ़ पूरी तरह उजड़ गया, फिर कभी बस नहीं पाया। यही कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। सबसे अजीब बात तो यह है, जो हमारे स्रोतों में भी है, कि किले के बाहर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI का बोर्ड लगा है। हाँ, ASI जो हमारी सरकारी संस्था है, प्राचीन स्मारकों की देखभाल करती है। और उनके बोर्ड पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमा में प्रवेश वर्जित है। ये बात वाकई में ध्यान देने लायक है। एक सरकारी एजेंसी जो आमतौर पर तथ्यों और वैज्ञानिक सबूतों पर काम करती है, उसका इस तरह की चेतावनी देना थोड़ा असामान्य तो है। हाँ, मतलब क्यों? एक तरह से तर्क और लोक कथा कहीं ना कहीं मिल जाते हैं यहाँ। बिल्कुल, या कम से कम एक दूसरे को प्रभावित करते तो दिखते ही हैं। स्रोतों में उन गार्ड्स के अनुभवों का भी जिक्र मिलता है जो रात में वहां पहरा देते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं वो? वे बताते हैं कि रात के सन्नाटे में किले के अंदर से कभी ढोल नगाड़े बजने की आवाजें आती हैं। रात में? हाँ, कभी औरतों के हंसने या रोने की, तो कभी शाही संगीत की धुनें। हाँ, जैसे कोई महफिल चल रही हो पर कोई दिखे ना। बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है। लेकिन जब वो हिम्मत करके अंदर झांकते हैं या देखने जाते हैं तो वहां कोई नहीं होता, सिर्फ चांदनी में नहाए वीरान गलियारे, टूटी दीवारें, बस। देखिए, ये अनुभव कितने वास्तविक हैं ये कहना तो मुश्किल है। हो सकता है वीरान खंडहर, अंधेरा और वो कहानियों का माहौल, ये सब मिलकर दिमाग पर असर डालते हों। हो सकता है। लेकिन ये उस जगह से जुड़े गहरे भय और इतिहास के बोझ को जरूर दर्शाते हैं। खंडहर अपने आप में एक शक्तिशाली प्रतीक होते हैं, गुजरे हुए वक्त का, छूटे हुए जीवन का, और शायद कहीं न कहीं रुकी हुई आत्माओं का भी। भानगढ़ का वीराना तो एक श्राप और एक बड़ी तबाही से जुड़ा है, लेकिन कुछ जगहों पर डर किसी एक खास परेशान करने वाली छवि या घटना से पैदा होता है। हाँ, जैसे कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कुर्सियांग का डाउ हिल। कुर्सियांग खूबसूरत जगह है, चाय के बागान, धुंध। जी, बहुत सुंदर। लेकिन डाउ हिल के जंगल और वहाँ जो विक्टोरिया बॉयज स्कूल है, उसके आसपास का इलाका, वो कुछ बेहद डरावनी कहानियों के लिए बदनाम है। और सबसे ज्यादा जो कहानी सुनने में आती है वो है एक बिना सिर वाले लड़के की। हाँ, ये कहानी बहुत प्रचलित है वहाँ। स्रोत बताते हैं कि स्थानीय लोगों और वहां से गुजरने वालों ने
डाउहिल के जंगलों से जो सड़क गुजरती है, खासकर स्कूल और पास के फॉरेस्ट बंगले के बीच, वहां अक्सर एक लड़के को देखा है। जिसका सिर नहीं है। हाँ, जिसका सिर नहीं है। वो सड़क के किनारे चलता है और फिर अचानक पेड़ों में गायब हो जाता है। बिना सिर वाला भूत। ये दुनिया भर की लोक कथाओं में एक बहुत कॉमन डरावना मोटिफ है। क्यों? मतलब ये इतना डरावना क्यों लगता है? देखिए, ये छवि अपने आप में इतनी भयानक और अप्राकृतिक है कि गहरा मनोवैज्ञानिक असर डालती है। सिर, जो हमारी पहचान है, हमारी चेतना का केंद्र है, उसका ना होना वो तुरंत एक तरह का गहरा आदिम भय पैदा करता है। डाउहिल के संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि क्या ये देखे जाने की घटनाएं सचमुच होती हैं या उस धुंधले एकांत माहौल और स्थानीय किंवदंतियों का मिला-जुला असर है। स्रोतों में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने कथित तौर पर इस बिना सिर वाले लड़के को देखा है, उनमें से कई पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। कैसा असर? कुछ लोग हफ्तों तक बीमार रहे, कुछ का तो कहते हैं मानसिक संतुलन बिगड़ गया, और कुछ तो हमेशा के लिए उस अनुभव के साये में जीने लगे। ये बात कहानी को और जटिल बना देती है। क्या वो डर इतना ज्यादा होता है कि लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, या क्या पहले से किसी तरह के तनाव या अस्थिरता से गुजर रहे लोग ऐसी चीजों को देखने के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये मनोविज्ञान और ऐसे असाधारण अनुभवों के बीच का एक उलझा हुआ रिश्ता है। और वो घने जंगल और धुंध का माहौल, वो भी तो इसमें अपनी भूमिका निभाता होगा। परछाइयां, आवाजें आसानी से धोखा दे सकती हैं। और सिर्फ जंगल ही नहीं, डाउहिल स्कूल की इमारत के अंदर भी अजीब घटनाओं की बातें सुनने को मिलती हैं। अच्छा, स्कूल के अंदर भी? हाँ, खासकर दिसंबर जनवरी की छुट्टियों में जब स्कूल बिल्कुल खाली होता है, वहां के चौकीदार और कुछ स्टाफ के लोगों ने मतलब कथित तौर पर खाली गलियारों और कमरों में कदमों की आहट सुनने का दावा किया है। खाली इमारतें, खासकर स्कूल या अस्पताल जैसी जगह जहां दिन में इतनी चहल पहल रहती है, वो रात में या बंद होने पर एक अजीब सी उदासी और रहस्य का माहौल बना देती है। सही कहा। उनकी खामोशी ज्यादा भारी लगती है, हर छोटी आवाज गूंजती है, तो कदमों की आहट जैसी सामान्य आवाजें भी ऐसे माहौल में डरावनी लग सकती हैं। ये दिखाता है कि हमारा संदर्भ, हमारी उम्मीदें, ये सब हमारे अनुभव को कैसे बदल देती हैं। कुछ स्रोतों में तो और भी ज्यादा स्पेसिफिक दावे हैं, जैसे खाली कक्षाओं में डेस्क का अपने आप खिसकना या चरमराना। अच्छा। और कभी कभी सुबह ब्लैक बोर्ड पर चाक से किसी का नाम लिखा मिलना या अजीब सी आकृतियां बनी होना। जरा सोचिए, एक पूरी तरह बंद स्कूल में ये सब होना। बिल्कुल। ये जो विशिष्ट विवरण है ना, जैसे डेस्क खिसकना या ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा मिलना, ये कहानी को ज्यादा विश्वसनीय और यादगार बनाते हैं। ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखना जैसी घटनाएं तो एक तरह की इंटेलिजेंट गतिविधि का आभास देती हैं, जो सिर्फ माहौल के असर से ज्यादा लगती है। बेशक इन दावों की पुष्टि करना तो असंभव है, लेकिन ये लोक कथा के रूप में उस जगह की पहचान का हिस्सा बन चुके हैं। ये कहानियां शायद उस समुदाय के सामूहिक भय और कल्पनाओं का प्रतिबिंब है। चलिए, अब पश्चिम बंगाल से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर चलते हैं। गुजरात में सूरत शहर के पास डुम्मस बीच। डुम्मस बीच, हाँ, अपनी काली रेत के लिए जाना जाता है, जो अपने आप में थोड़ा असामान्य है। हाँ, पर इसकी असली पहचान कुछ और ही है। जी, डुम्मस बीच सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट या घूमने फिरने की जगह नहीं है। कहा जाता है कि ये सदियों से एक हिंदू श्मशान घाट रहा है। और इसी वजह से इससे कई अंधेरी कहानियां जुड़ी हैं। बिल्कुल। स्थानीय मान्यता तो यही है कि जिन लोगों का यहाँ अंतिम संस्कार किया गया, उनमें से कुछ की आत्माएं यहीं भटकती रह गई हैं। वो इस तट को छोड़ नहीं पाई। और कहते हैं कि इसी वजह से इस बीच की रेत काली है, दाह संस्कार की राख और आत्माओं की ऊर्जा से भरी हुई। देखिए, ये वैज्ञानिक रूप से सही हो या ना हो, पर ये मान्यता उस जगह के माहौल को जरूर परिभाषित करती है। ये एक अजीब कॉम्बिनेशन है, एक पब्लिक बीच जहां लोग मौज मस्ती करने आते हैं, और एक शमशान घाट जो मृत्यु और विदाई की जगह है। हाँ, ये जीवन और मृत्यु, खुशी और शोक, इन सब के बीच की सीमाओं को जैसे धुंधला कर देता है। और काली रेत का विचार इस दोहरेपन को और गहरा करता है, जैसे जमीन खुद ही उस जगह के इतिहास का बोझ ढो रही हो। यहाँ आने वाले कुछ लोगों ने अजीब अनुभवों का जिक्र किया है। जैसे? सबसे आम है रात के समय या जब भीड़ कम हो, तब समंदर की लहरों के साथ फुसफुसाहट की आवाजें सुनना। फुसफुसाहट? हाँ, कहते हैं कि ये आवाजें ऐसी लगती हैं जैसे कोई धीमे से नाम पुकार रहा हो या रुकने के लिए कह रहा हो। फुसफुसाहट की आवाजें ये भूतिया कहानियों में अक्सर सुनने को मिलती हैं।
समंदर किनारे हवा और लहरों का शोर वैसे भी कई तरह की आवाजें पैदा करता है। हाँ, ये भी है। तो ऐसे में अगर किसी के मन में पहले से डर या बेचैनी हो तो वो इन प्राकृतिक आवाजों को फुसफुसाहट समझ सकता है। लेकिन ये विचार कि आत्माएं पुकार रही हैं, ये उस जगह के शमशान घाट वाले इतिहास से सीधे जुड़ जाता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है पर्यटकों के गायब होने की कहानियां। हाँ, ये किस्से भी काफी सुने जाते हैं। स्रोतों में ऐसी कुछ घटनाओं का जिक्र है जहां लोग, खासकर जो रात में अकेले समुद्र तट पर टहलने निकले, वे सुबह तक वापस ही नहीं लौटे। और इन कहानियों में खास पैटर्न बताया जाता है ना? हाँ। उनके पैरों के निशान रेत पर पानी की तरफ जाते हुए तो मिलते हैं, लेकिन वापस आने के कोई निशान नहीं होते। बिल्कुल जैसे समंदर ने उन्हें निगल लिया हो या कोई अंधे की शक्ति उन्हें खींच ले गई हो। इन गायब होने की घटनाओं की कोई आधिकारिक पुष्टि या स्पष्टीकरण नहीं मिलता, जो इन्हें और भी रहस्यमयी बना देता है। हाँ, तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये महज दुर्घटनाएं थीं, या कोई अपराध हुआ, या फिर ये सिर्फ स्थानीय किंवदंतियों को बल देने वाली कहानियां हैं। सच जो भी हो, इन किस्सों ने डुमस बीच को भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है। ये गायब होना और एक तरफा पैरों के निशान, ये बहुत सिंबॉलिक है। किस तरह से? ये मृत्यु की अंतिम यात्रा, विस्मृति और प्रकृति की विशालता के सामने इंसान की लाचारी को दर्शाता है। शमशान घाट के संदर्भ में ये उस पार जाने का प्रतीक बन जाता है जहां से वापसी नहीं है। ये कहानियां उस जगह की पहचान के साथ इतनी गहराई से जुड़ गई हैं कि अब उन्हें अलग करना मुश्किल है। अब चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली। शहर की भागदौड़ और आधुनिकता के बीच कनॉट प्लेस जैसे व्यस्त इलाके के पास एक ऐसी जगह छिपी है जो हमें सीधे अतीत में ले जाती है। अग्रसेन की बावली। जी हाँ, अग्रसेन की बावली। बावलियां भारत की प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों का अद्भुत उदाहरण है। ये सीढ़ीदार कुएं होते थे, पानी जमा करने और लोगों को नीचे पानी तक पहुंचने की सुविधा देने के लिए। अग्रसेन की बावली भी ऐसी एक गहरी प्रभावशाली संरचना है। 100 से ज्यादा सीढ़ियां हैं जो नीचे अंधेरे तक ले जाती हैं, जब उसमें पानी होता था। हाँ, प्रभावशाली तो है, लेकिन इसकी वास्तुकला जितनी प्रभावशाली है उतनी ही डरावनी इससे जुड़ी कहानियां हैं। एक पुरानी मान्यता है जो कई स्रोतों में मिलती है कि जब ये बावली काले गहरे पानी से भरी रहती थी तो वो पानी लोगों को अपनी ओर खींचता था, सम्मोहित करता था। हाँ, सम्मोहित करता था। सम्मोहित करने वाला काला पानी, ये विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। काला रंग अक्सर अज्ञात, रहस्य और खतरे से जुड़ा होता है, और पानी जो जीवन का स्रोत है, जब काला और स्थिर हो तो वो मृत्यु या अवसाद का प्रतीक बन सकता है। और कहा जाता था कि जो लोग बावली के किनारे बैठकर ज्यादा देर तक उस काले पानी को घूरते रहते थे, वो बिना किसी वजह के अचानक उसमें कूदकर अपनी जान दे देते थे। हाँ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें नीचे खींच रही हो। इन कथित आत्महत्याओं ने बाहुली को एक अशुभ प्रतिष्ठा दे दी। देखिए, इस मान्यता के पीछे कई कारण हो सकते हैं। बावली की बनावट का मनोवैज्ञानिक असर तो जरूर होता होगा। कैसे? सैकड़ों सीढ़ियां उतरकर नीचे जाना, चारों तरफ ऊंची दीवारें, गूंजती हुई आवाजें और नीचे अंधेरा या गहरा पानी, ये सब मिलकर एक क्लॉस्ट्रोफोबिक, मतलब बंद जगह के डर जैसा और रहस्यमयी माहौल बनाते हैं। तो हो सकता है कि एक गहरे अवसाद या मानसिक परेशानी से गुजर रहे लोगों के लिए ये जगह एक खतरनाक आकर्षण बन जाती हो। शहरी किंवदंतियां अक्सर ऐसी जगहों पर पनपती हैं। शहर के बीचों बीच इतिहास का एक टुकड़ा जो आज की दौड़ भाग वाली जिंदगी से एकदम अलग थलग महसूस होता है। बिल्कुल, ये कहानियां उस जगह को एक चरित्र, एक पर्सनैलिटी दे देती हैं। आज बावली में पानी तो लगभग सूख चुका है, लेकिन वो एहसास, वो माहौल अभी भी बाकी है, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ, कई लोग जो वहां जाते हैं वो एक अजीब सी बेचैनी या भारीपन महसूस करने की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दीवारें उन्हें घूर रही हों या नीचे से कोई फुसफुसा रहा हो। पानी के ना होने पर भी उस एहसास का बाकी रहना, ये दिलचस्प है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे किसी स्थान की कहानियां और उसकी प्रतिष्ठा उसके फिजिकल स्वरूप से ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं। डर सिर्फ बाहरी खतरे से नहीं आता, वो हमारी कल्पना, हमारी यादों और उन कहानियों से भी पैदा होता है जो हम उस जगह के बारे में सुनते हैं। हर गूंज ऐसी लगती है जैसे नीचे से आवाज आ रही हो, कूदो बस एक बार। बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे आर्किटेक्चर, इतिहास और लोक कथा मिलकर एक स्थान के मनोवैज्ञानिक परिदृश्य को आकार देते हैं। बावली अब सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि दिल्ली के शहरी ताने बाने में बुनी एक डरावनी कहानी भी है।
और आखिर में चलते हैं महाराष्ट्र के पुणे शहर, शनिवार वाड़ा किले की ओर। शनिवार वाड़ा कभी मराठा साम्राज्य की शक्ति और शान का प्रतीक था, पेशवाओं का निवास स्थान। लेकिन इसकी दीवारें एक भयानक राजनीतिक साजिश और एक क्रूर हत्या की गवाह भी हैं। जी, शनिवार वाड़ा का इतिहास जितना गौरवशाली है उतना ही दुखद भी, और इसी दुखद इतिहास से जुड़ी है इसकी सबसे प्रसिद्ध प्रेतवादित कहानी है एक युवा राजकुमार की, नारायण राव पेशवा। हाँ, नारायण राव बहुत कम उम्र में पेशवा बने थे। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई वो सत्ता हथियाना चाहते थे। तो स्रोतों के अनुसार उन्होंने नारायण राव को पकड़ने के लिए गार्डों को आदेश दिया, लेकिन कहा जाता है कि आनंदीबाई ने धोखे से आदेश पत्र में पकड़ने यानी धरा को मारा में बदल दिया। और फिर 1773 में गार्डों ने महल में घुसकर युवा नारायण राव की बेरहमी से हत्या कर दी। उस समय वो सिर्फ 18 साल के थे। कितनी दुखद बात है। हाँ, और कहते हैं कि जब हत्यारे उनके पीछे पड़े तो वो जान बचाने के लिए अपने चाचा के कमरे की ओर भागे, चिल्लाते हुए, काका मला वाचवा। हाँ, मराठी में काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ। लेकिन कोई मदद नहीं आई, उनकी हत्या कर दी गई। और तभी से ये माना जाता है कि नारायण राव की अतृप्त आत्मा शनिवार वाड़ा में भटकती है। ये कहानी इसलिए भी ज्यादा असर करती है क्योंकि इतिहास में दर्ज एक वास्तविक दुखद घटना पर आधारित है। बिल्कुल, काका मला वाचवा ये सिर्फ एक भूतिया चीख नहीं है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज एक किशोर राजकुमार के शायद आखिरी शब्द हैं। ये उस विश्वासघात और उस बेबसी को दिखाता है जो उसने अपनी मौत के वक्त महसूस किया होगा। कहा जाता है कि ये दर्द भरी चीख आज भी, खासकर पूर्णिमा की रातों में, किले के खंडहरों में या उसके आसपास सुनाई देती है। कई लोगों ने इसे सुनने का दावा किया है, एक बच्चे की घबराई हुई, मदद के लिए पुकारती आवाज। इस चीख के क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, मायने तो कई हो सकते हैं। क्या ये वाकई मदद की पुकार है जो सदियों बाद भी गूंज रही है, या फिर ये उस भयानक घटना की एक स्थायी छाप है, एक तरह की चेतावनी कि उस जगह पर कैसा अन्याय हुआ था? ये दिखाता है कि कैसे इतिहास का गहरा सदमा, जो ट्रॉमा होता है, वो लोक कथाओं और प्रेत कहानियों के जरिए जिंदा रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता है। और पूर्णिमा की रात का जिक्र भी इसे और रहस्यमयी बनाता है, क्योंकि चांदनी रातें अक्सर ऐसी कहानियों से जोड़ी जाती हैं। तो भानगढ़ का वो शराबित वीराना, डायमंड हिल का बिना सिर वाला साया, डुमस बीच की वो रहस्यमयी पुकारें, अग्रसेन की बावली का अंधेरा खिंचाव और शनिवार वाड़ा की वो दर्दनाक चीख। ये भारत की कुछ ऐसी जगहों की कहानियां हैं जो हमारे स्रोतों में दर्ज हैं। और जैसा हमने कहा, ये सिर्फ डर या रोमांच की कहानियां नहीं लगती, ये इतिहास की वो परतें हैं जो शांत होने से इनकार करती हैं। बिल्कुल, इन सभी कहानियों में एक बात समान है, स्थान, इतिहास और मानवीय भावनाएं, खासकर डर और दुख, इनका गहरा संगम है। ये किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए जीवित रहती हैं क्योंकि हमें सिर्फ भूत प्रेत के बारे में नहीं बताती, बल्कि अपने अतीत, अपनी संस्कृति, सत्ता के दुरुपयोग, विश्वासघात, मृत्यु जैसे बड़े मुद्दों के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती हैं। ये जगह हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन चुकी हैं, चाहे उनके पीछे का सच कुछ भी हो। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर पुरानी दीवार, हर खंडहर, हर एकांत कोने की अपनी एक अनकही कहानी हो सकती है। हाँ, शायद वे सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है, बल्कि गुजरे जमाने की यादों और एहसासों को भी समेटे हुए हैं। और शायद यही इन कहानियों का सबसे स्थायी प्रभाव है ना? जी, वे हमें अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ उसकी सतह से नहीं, बल्कि उसकी छिपी हुई गहराइयों और कहानियों के साथ देखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अगली बार जब किसी पुराने किले, सुनसान जंगल या गहरी बावली के पास से गुजरें, तो एक पल के लिए रुकें, थोड़ा ध्यान से सुनें। क्या पता उन खामोशियों में भी कोई कहानी सांस ले रही हो, या शायद वो जगह भी आपको सुन रही हो।